Hi guys, welcome back to 12 minutes to CLAT. So I am back with episode 6 in the Law of Constitution. आज की क्लास में we'll discuss some very useful amendments to the Indian Constitution. So before understanding as to what these amendments are, ये क्यों किए जाते हैं, मैं आपको एक basic understanding देता हूँ. So when our Constitution was being made, मैंने आपको first class में बताया था, it took us 2 years, 11 months and 18 days to come up with a constitution which is you could say as big as anything, है ना. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा नहीं है दुनिया में. वी हैव द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो वहां पर सबसे पहले आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स रियलाइज कि आगे जाकर सिचुएशंस कुछ चेंज हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वेरी रिसेंटली वी टॉक्ड अबाउट राइट टू इंटरनेट. राइट टू इंटरनेट कुड नॉट इवन हैव बीन थॉट इन 1947 टू 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बिकॉज इंटरनेट जैसा कुछ था ही नहीं. So they had certain scope in the constitution where the legislature or you could say the parliament could make certain changes, and those provisions in the constitution which allows you to make changes are called the amendments to the Indian constitution. ठीक है, ये जो particular provision है that has been taken from the South African constitution. ये लिख सकते हो, ये बहुत important point है, ये कई बार as a fact पूछा जाता है. ठीक है, that has been taken from the constitution of South Africa. Right, and this is given in Article 368 majorly Indian Constitution के. Article 368 में इसकी बात की जाती है, taken from South African Constitution. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अमेंडमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे होते हैं. हमारे पार्लियामेंट में कई बार बड़े बड़े चेंजेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. सो वी विल ट्राई एंड डिस्कस दैट जर्नी. ऑल्दो सो फार एट दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. हम लोग सारे डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सारे रेलेवेंट नहीं होते हमारे पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट वी विल स्टिल डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन. प्लीज मेक योर नोट्स, देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स टू बी नोटेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो एज वी आर स्टार्टिंग विद अमेंडमेंट्स, हम लोग डेफिनेटली शुरू करेंगे विद द फर्स्ट अमेंडमेंट ओनली. सो द फर्स्ट अमेंडमेंट केम जस्ट द नेक्स्ट ईयर ऑफ द फॉर्मेशन और यू कुड से द एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट अमेंडमेंट में मेजर बात क्या की गई थी, यहां पर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सॉरी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. अब यहां पर व्हाट इज एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये जो वर्ड है ना, इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज किया गया है. इकोनॉमिक हैज बीन टर्न्ड इनटू एजुकेशनल. तो SEBC के लिए बोलते हैं जो रिजर्वेशंस है इंडिया में, दैट इज फॉर SEBC व्हिच इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो आप इसको एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ही समझ सकते हो, राइट. उसके अलावा इंडिया में देयर आर 12 शेड्यूल्स राइट नाउ, बट व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्चुअली फॉर्मुलेटेड, जब उसको एक्चुअली एनफोर्स किया गया था, वी ओनली हैड 8 एट दैट टाइम. तो उसी के अगले साल 9th शेड्यूल में उसी के अगले साल 9th शेड्यूल को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. दैट 9th शेड्यूल बेसिकली टॉक्स अबाउट सर्टेन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया. सो वी नो दैट वी यूज्ड टू हैव दैट जमींदारी सिस्टम एंड ऑल ऑफ दोस काइंड्स ऑफ सिस्टम्स. उन सबको हटाया गया और एक लैंड रिफॉर्म के लिए जो जितनी भी इंडिया में मेजर लॉज होती हैं उसको 9th शेड्यूल में डाला जाता है. मैं आपसे सारे शेड्यूल्स एक अलग सेशन में डिस्कस करूंगा सो दैट थिंग्स गेट इजियर फॉर यू. शेड्यूल बहुत आसान है समझने, तो वो अलग से डिस्कस करेंगे, बट 9th शेड्यूल यहां पर ऐड किया गया था. बस आपको इतना ही समझना है इसमें. उसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 19 मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वी नो दैट देयर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. तो कुछ नए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे. 3 न्यू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. फर्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर, लिख लो. सेकंड इज फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज और फॉरेन स्टेट्स, एंड इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. अगर आप किसी को उकसाते हो कोई ऑफेंस करने के लिए, सो दैट वाज आल्सो एडेड. इसके अलावा पहले जो हमारे ये रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे ना, इनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलते थे. सो दे वर बेसिकली जस्ट कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस. तो उस पर एक रीजनेबल वर्ड ऐड किया गया. अब रीजनेबल वर्ड ऐड करने का फायदा क्या है कि अगर कोई चीज रीजनेबल होती है तो वो बहुत ज्यादा, रीजनेबिलिटी तो देखो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. कुछ चीज आपके लिए रीजनेबल है, मेरे लिए नहीं है, कोई मेरे लिए रीजनेबल है, आपके लिए नहीं है. तो इसीलिए नाउ रीजनेबल वर्ड मेक्स इट जस्टिफाइबल. तो इफ एनी लॉ इज मेड व्हिच कर्ब्स ऑन माय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई कैन ऑलवेज गो टू अ कोर्ट एंड से कि भाई दिस इज नॉट रीजनेबल. एंड देन कोर्ट विल इंटरप्रेट कि वो जो पर्टिकुलर लॉ आया है या फिर जो भी रेस्ट्रिक्शन आया है वो रीजनेबल है या नहीं है, राइट. तो दैट एडेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ओके, उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब और अमेंडमेंट हमके समझ में आएगा। यहां पर इन्होंने बोला कि स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड इनवैलिड। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी प्राइवेट एंटिटी को स्टेट पूरा अपने पास कर लेता है। कई बार आप देखोगे कि कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज है इंडिया में जिसको जैसे बैंक्स हो गए, एक बैंक नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा हुआ था 1969 के आसपास इंडिया में, जहां पर इंडिया के 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया गया था। इसका क्या मतलब होता है दैट दोज बैंक बिकम स्टेट प्रॉपर्टी, है ना। वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट के अंडर आने लगता है, और इंडिया में गवर्नमेंट के लिए माना जाता है दैट द मेन पर्पस इज द वेलफेयर पर्पस। तो यहां पर ये बोला गया था कि अगर ऐसा कुछ नेशनलाइज आगे जाकर किया जाता है then that nationalization cannot be considered a violation of right to trade or business, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता बिकॉज स्टेट का मेन मोटिव इज टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजंस, राइट। तो वो वेलफेयर के लिए वो कुछ चीजों को नेशनलाइज कर सकता है। अगेन दिस नेशनलाइजेशन कैन बी रेफर्ड टू यू वुड से सुप्रीम कोर्ट, वहां पर आप जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हो उसका, बट इट कैन नॉट बी अ वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखो, जब मैं आपको अमेंडमेंट पढ़ाता चलूंगा ना, तो आप लोग ये समझना कि अभी जो हम बहुत ही इनिशियल ईयर्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे भी हुए थे जिनको आगे जाकर काफी हद तक चेंज कर दिया गया था, क्योंकि एक बार हमें लगा कि अच्छा ऐसा अमेंडमेंट करना चाहिए, बट हमें एक दूसरी नीड फील हुई, है ना। तो उन्हीं लॉ को, अमेंडमेंट वाली लॉ को ही और चेंज किया गया। तो हम वो सब चीजें बहुत डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट, नेक्स्ट अमेंडमेंट दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वो अमेंडमेंट एक्चुअली आगे जाकर आएगा, उसके लिए मेरे को एक बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा जब मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाऊंगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो एक तरह से वो क्लियरली आंसर करके नहीं गए थे, ये कोर्ट के सामने आया कि क्या फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैन यू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एज द पार्लियामेंट, आपके पास ये पावर है क्या। तो उसमें कई सारे केसेस आए। पहला केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये 1952 में आया, अगेन बहुत नया केस था, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना ही था। इसने कहा कि जो हमारे पास 368 में जो अमेंडमेंट की पावर है, they are very wide ranging powers, and since they are very wide ranging powers, these powers would also include power to take away the fundamental right under part 3. इसका मतलब the parliament has the right to take away or make any changes to fundamental rights also. तो अगर वो चाहेंगे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को ये राइट ना मिले या किसी को भी ना मिले, तो पार्लियामेंट वो कर सकता है एज पर दी शंकरी प्रसाद केस। इसी केस को 1965 में सज्जन सिंह में भी बोला गया, है ना। यहां बोला गया कि हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट के पास तो पूरा राइट है ऐसा करने का। तो इसका क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स भी एक तरह से पूरा लेजिस्लेचर के भरोसे ही है, जबकि फंडामेंटल राइट्स को एक्चुअली लाया इसलिए गया है कि अगर आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बेसिकली दोज पीपल हु सिटिंग इन द पार्लियामेंट, अगर वो आपके ही फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं या फिर आपके ही बेसिक राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। लेकिन ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया में काफी सारे केसेस आए, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन वाज दिस आईसी गोलकनाथ जजमेंट। आईसी गोलकनाथ की एक खास बात ये थी कि दिस वाज अ 11 जज बेंच डिसीजन, 11 जजेस बैठे थे, और ये डिसीजन भी बहुत क्लोजली 6:5, ठीक है, 6:5 में ये जजमेंट आया। इस केस में इन्होंने सज्जन सिंह केस को और शंकरी प्रसाद केस को ओवर रूल किया, और इन्होंने बोला कि भाई पार्लियामेंट डज नॉट हैव द राइट to make any changes to the fundamental rights in the constitution, ठीक है। They said legislature does not enjoy the power to amend part 3 of the constitution or take away or abridge any kind of fundamental rights, right? तो ये आईसी गोलकनाथ जजमेंट के 11 जजेस की बेंच ने 6:5 में बोला। अब चाहे 6:5 हो या कुछ भी हो, है ना, जो फाइनल डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन ही है। तो पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने का जो पावर था वो कोर्ट ने ले लिया। पार्लियामेंट वुडंट लाइक दिस, अपनी पावर कम होती हुई किसको अच्छी लगेगी। तो पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट, इस जजमेंट के अगेंस्ट एक 24th अमेंडमेंट लेकर आए, राइट। वो 24th अमेंडमेंट क्या बोलता था, इट सेड, रीजन तो हमें पता ही है गोलकनाथ की जजमेंट की वजह से आया है। बोला क्या उसने, इट अगेन अफर्म द पावर, मतलब उसने वापस से पार्लियामेंट को पावर दे दिया टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडिंग आर्टिकल 13 एंड 368। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट लॉज, हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ लॉ, एंड 368 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर और अमेंडमेंट प्रोविजंस। तो यहां पर बेसिकली उन्होंने ये बोला कि जो आईसी गोलकनाथ में आपको कहा गया है वो गलत है, हम एक अमेंडमेंट लाकर उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। दिस हैपेंड इन 1971।
अब हमको पता है कि इंडिया में फंडामेंटल राइट्स पर और ओवरऑल भी आज तक का सबसे बड़ा जजमेंट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती जजमेंट में वी हैड 13 पीपल सिटिंग ऑन द बेंच। अब व्हाई डिड वी नीड 13 पीपल? बिकॉज अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड और इफ यू वांट टू बेसिकली इंटरप्रेट whether what was said in IC गोलकनाथ was correct or incorrect, तो यहां पर 11 जजेस तो ऑलरेडी थे, तो आपको इससे ज्यादा चाहिए। एंड वी नो कि जो अभी 1960 70s की आप केसेस देखोगे ना, उसमें इवन नंबर ऑफ जजेस कभी नहीं होते। यू विल ऑलवेज फाइंड ऑड नंबर ऑफ जजेस। द ओनली इवन नंबर इज 2 कि डिवीजन बेंच होती है, अदरवाइज वी हैव 3 5 7 9 11 13 ऐसा ही होता है। इवन क्यों नहीं होते कि मान लो 10 जजेस बैठे और 5:5 डिसीजन आ गया तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए ऑड नंबर में डिसीजन आना आसानी होती है। तो इसके बाद में इसीलिए आईसी गोलकनाथ जजमेंट को और इस 24th अमेंडमेंट को समझने के लिए ये जजमेंट आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला में देयर वर 13 जजेस सिटिंग, और यहां पर सवाल ये था कि कैन दी फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड एट ऑल। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि क्या उसको अमेंड किया जा सकता है। इसका जवाब कोर्ट ने हां और ना दोनों में दिया। कैसे? आईसी गोलकनाथ में बहुत क्लियरली बोला गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, पार्लियामेंट हैज नो राइट टू टच द फंडामेंटल राइट्स आल्सो। लेकिन यहां पर बोला गया कि नहीं, पार्लियामेंट कैन टच फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट हैज द पावर टू टच फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब है यस दे कैन डू, बट इट क्रिएटेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डॉक्ट्रीन wherein it said कि there is a doctrine of basic structure। तो अगर वो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करता है, देन द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज इट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये इन्होंने डिफाइन भी नहीं किया, एंड इट वाज अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर वो उस दिन पर 1973 में अगर डिफाइन कर देते उस बात को, ठीक है, इट्स 50 इयर्स पहले, तो अभी जो नए चेंजेस हो रहे होते बेसिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में, वो उसमें अकोमोडेट ही नहीं हो पाते। फिर उसके लिए एक हम 15 जज की बेंच और बैठाते, फिर 17 जज की और बैठाते उसके बाद। तो इन्होंने बोला कि व्हाट वुड बी बेसिक स्ट्रक्चर विल डिपेंड ऑन द जजमेंट दैट कोर्ट गिव आगे जाके। तो आप देखो कि कई सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डाली गई है ना। जस्टिस एचआर खन्ना ने कुछ पॉइंट दिए थे। जस्टिस एचआर खन्ना वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जजेस ऑफ दिस टाइम। उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, बट दोस पॉइंट्स आर अगेन जस्ट डायरेक्टिव पॉइंट्स, राइट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि ये जो जजमेंट था ये भी बहुत क्लोज था, 7:6 में इसको आईसी गोलकनाथ को ओवररूल किया गया कि ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ला ही नहीं सकता कुछ चेंजेस, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, बट वो पावर इतनी वाइड रेंजिंग नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर की लोगों के बेसिक राइट्स भी वो अपनी तरफ ले ले, राइट। तो केशवानंद भारती एक्चुअली कंफर्म्ड इट। उसने कंफर्म करा कि भाई फंडामेंटल राइट्स vis-a-vis पार्लियामेंट का व्हाट वुड बी द रिलेशन, और उसको हम आज तक मानते हैं, है ना। इवन नाउ वी फॉलो दिस पर्टिकुलर जजमेंट, राइट। Then next comes the 42nd amendment. Now this is the most important one. I'll tell you why, because this is also called the mini constitution. ये जजमेंट की टाइमिंग भी बड़ी अलग थी। इस अमेंडमेंट की टाइमिंग भी बड़ी अलग थी। अमेंडमेंट आया था 1976 में। सो 1975 से 1977 तक इंडिया वाज अंडर नेशनल इमरजेंसी, है ना। वो आर्म्ड रेबेलियन की वजह से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस समय इमरजेंसी घोषित कर रखी थी इंडिया में। तो इमरजेंसी में क्या होता है, अ लॉट ऑफ राइट्स दैट पीपल हैव आर टेकन फ्रॉम देम। तो आपको 42nd अमेंडमेंट ना काफी हद तक वैसा लगेगा कि लोगों के काफी सारे राइट्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी जा रही है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, इसको लिखना भी पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इतने सारे प्रोविजन थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलने लग गए। ओके, तो इसने 3 नए वर्ड ऐड किए एक तो प्रियम्बल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस, राइट। 3 नए वर्ड्स ऐड किए, सोशल, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। प्रियम्बल में ये वर्ड्स नहीं थे पहले, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, दीज 3 वर्ड्स वर एडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। We only had fundamental rights to start with, so it added a new part to the constitution which is part 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी है जो मैंने आपको पिछले सेशन में समझाई थी, है ना, ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज दैट वी हैव। इसने ये भी बताया कि वी कैन हैव सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। आप देखोगे कि अदर देन कोर्ट्स इन इंडिया देयर आर सो मेनी ट्रिब्यूनल्स नाउ, है ना। वी हैव द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वी हैव द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अलग अलग चीजों के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनते रहते हैं ताकि कोर्ट पर वो बर्डन कम हो, और ये ट्रिब्यूनल्स के पास में एक्सपर्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू दोस काइंड ऑफ केसेस, तो वो उन्हीं के पास चला जाए। तो उसकी पावर दी गई पार्लियामेंट को। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की गई
इन्होंने ये बोला, तो हमारे इंडिया में क्या होता था, डिलिमिटेशन होता है। डिलिमिटेशन का मतलब है कि हर 10 साल में सेंसस होगा, कि भाई पहले 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ, हर 10 साल में होता है। तो उसके बाद में जिस तरह से पॉपुलेशन किसी जगह की बढ़ी या कम हुई, उसके बेसिस पर पार्लियामेंट की जो बाउंड्रीज, जो सीटें होती है ना, उसको भी रीड्रॉ किया जाता है कि भाई यूपी में अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, अगर किसी जगह पॉपुलेशन कम हो गई तो वहां पर सीटें कम करनी पड़ेगी। तो ये ना बहुत टीडियस एक्सरसाइज है, बार बार करना इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि जो 1971 का सेंसस है, इसके बाद में जो डिलिमिटेशन हुआ है, मतलब जो सीट का एलोकेशन हुआ है, वो 2001 तक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बार बार 1981 91 में उसको चेंज नहीं करेंगे। उसी सीट एलोकेशन को अगले 30 साल तक हम चलाते रहेंगे, so as to save a lot of money of people and to save that unnecessary effort that we do every 10 years. सेंसस होगा, जनगणना की जाएगी, बट that particular thing which is called delimitation और redrawing of boundaries will not happen again. 2001 तक वो ऐसा नहीं किया जाएगा। इन्होंने कुछ बहुत कह सकता हूं कि रिस्ट्रिक्टिव चीजें भी की इसमें, जैसे इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने वाले, दैट विल बी बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटिनी, मतलब आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ऐसी चीजें उसके दौरान होती है, इट हैपेंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐसी होती है जहां लोगों को लगता है कि उनकी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, वो सरकार को कोर्ट में लेकर जाते हैं, लेकिन उस समय पर शायद वो चीजें जरूरी होती है कई बार। लेकिन इन डेमोक्रेटिक कंट्री यू कांट से कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते, है ना, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, तो इसको काफी ज्यादा रिग्रेसिव माना जाता है कुछ कुछ तरह से। इसने ये भी बोला उस पॉइंट पर कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है कोर्ट का और जो जुडिशियल रिव्यू की उनके पास पावर होती है, उसको भी उन्होंने काफी कर्टेल कर दिया था उस समय, कि कोर्ट के पास से सारी पावर लेकर अपने हाथ में ले ली थी लेजिस्लेचर ने, है ना, उस वाली गवर्नमेंट में। उसके अलावा क्योंकि इमरजेंसी चल रही थी, तो इलेक्शन को एक साल आगे करने के लिए उन्होंने लोकसभा और सारे स्टेट्स में 5 साल की जगह टेन्योर को 6 साल कर दिया। जो 5 साल की सरकार रहती है उसकी जगह अब 6 साल की सरकार होगी एक बार के लिए, बिकॉज इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो उसको भी आगे बढ़ाया गया 1 साल और, है ना। तो ये सारी चीजें आई, मैं आपको और बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है काफी, है ना, ये प्लीज लिख लेना। ये सारी चीजें कई बार आपको पूछी जाती है, खासकर ऊपर के जो 2 हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपसे अभी कई सालों तक पूछा जाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखोगे जम्मू कश्मीर और कई कई जगहों पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है इंडिया में। ओके, देन इसमें 3 नए डीपीएसपीज ऐड की गए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्या क्या डीपीएसपी थे? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, दिस वाज द फर्स्ट डीपीएसपी। सेकंड इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज नंबर 2। थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज नंबर 3। These 3 DPSPs were added. DPSP क्या होता है? We discussed in the last class, so we will again and again not go through it. अगर if you have not attended the previous episodes, please make sure guys कि आप you do that, क्योंकि बहुत आपको एक बेसिक सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज आपको फिर और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, फिर वॉचिंग ऑल दीज एपिसोड्स। प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट, आपको 12minutes2CLAT.com पर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गेट वेरी गुड कोर्सेज ऑफ दी अदर सेक्शंस, एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा हमारे पास बहुत कुछ होता है लीगल रीजनिंग में, तो वी विल हेल्प यू विद दैट आल्सो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ओके, अगेन यहां पर इसने जो प्रेसिडेंट रूल होता है, तो प्रेसिडेंट रूल एक मतलब कह सकते हो कि जब स्टेट में सरकार गिर जाती है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहां पे, बट एक बार के लिए वो 6 महीने रह सकता है, तो उसको बढ़ाकर 6 महीने से उन्होंने 1 साल कर दिया, है ना, 6 months इट वाज एडेड। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जनरली क्या होता है कि आर्म फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और स्टेट की पुलिस होती है, तो स्टेट अपना स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस लगाता है। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला कि हम स्टेट से बिना पूछे आर्म फोर्सेस को कहीं भी लगा सकते हैं, बिकॉज वी आर अंडर इमरजेंसी। ये भी प्रोविजन आया। द लास्ट प्रोविजन इन 42nd अमेंडमेंट दैट इज रेलेवेंट फॉर अस इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जा सकती है, ऑल्दो ये अभी तक बनी नहीं है, इतने साल हो गए अभी। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का क्या मतलब होता है? आपको यूपीएससी पता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, आपको अगर आगे जाके आईएएस ऑफिसर आईपीएस बनना है तो वो आपको देना पड़ता है। तो क्या इट्स एन ऑल इंडिया सर्विस, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। लेकिन अगर आप जुडिशरी, जिसको जुडिशरी देना है आगे जाके, जुडिशरी इज अ स्टेट लेवल एग्जाम। राजस्थान का जुडिशरी अलग होता है, दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग, बिहार का अलग, यूपी का अलग, है ना, और बाकी जो तमिलनाडु, केरला, सबका अलग अलग होता है। तो इट्स अ स्टेट लेवल एग्जाम, राइट। आप उस स्टेट में जज बनते हो। तो ऑल इंडिया जुडिशरी में क्या होगा कि आपके जैसे यूपीएससी में जरूरी नहीं कि आप दिल्ली के हो, तो हो सकता है कि आपको तमिलनाडु भेज दिया जाए, ऐसा होता है। तो ये प्रस्ताव उस समय रखा गया था कि ऐसा कर सकता है पार्लियामेंट, ऑल्दो दिस नेवर हैपेंड, ये अभी तक हुआ नहीं है। इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज 44th।
अब 44th की टाइमिंग देखो, दिस इज 1978। तो 1976 में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी कब से कब तक थी? 75 टू 77। 78 में इमरजेंसी हट चुकी है एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इज नो मोर इन पावर। फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इमरजेंसी दिस हैपेंड कि कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं थी और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी इस समय। तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट मेड सर्टेन चेंजेस टू द प्रोविजंस दैट वाज ब्रॉट बाय द वर्च्यू ऑफ 42nd अमेंडमेंट। तो वो लेकर आए 44th उसको चेंज करने के लिए। क्या था चेंजेस? जो 6 साल का टेन्योर रखा था उसको वापस से 5 साल कर दिया गया। यहां पर जो इमरजेंसी लगी थी ना हमारी, दैट वाज ब्रॉट बिकॉज ऑफ आर्म्ड रेबेलियन इन इंडिया। आर्म्ड रेबेलियन को सॉरी दैट वाज बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इंडिया। कि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही सब्जेक्टिव सी टर्म है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है। आज अगर किसी एक स्टेट में कोई दंगे भड़क गए तो वो भी इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया कि भाई अगर कोई पूरी तरह से आपके कंट्री के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन हो जाए कि भाई चाइना या पाकिस्तान को यहाँ पर अटैक कर दे, है ना, दैट वुड बी अ फेयर ग्राउंड फॉर नेशनल इमरजेंसी, अदरवाइज नॉट। इंटरनल डिस्टर्बेंस में नहीं हो सकता। ओके, प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। प्रेसिडेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की बात सुनकर कांट डिक्लेयर इमरजेंसी। आपको कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन होगी तो ही आप ये कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट डू इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। वी यूज्ड टू हैव 7 फंडामेंटल राइट्स अर्लियर, इसको हटा दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नाउ, इट्स अंडर आर्टिकल 300A, है ना। तो ये फंडामेंटल राइट कहां से चलता है? 12 से 35, उसके बीच में जो भी है वो सब फंडामेंटल राइट है। बट उसको वहां से हटाकर इट वाज ब्रॉट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। सो राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम 1978 till now is not a fundamental right, it's only a constitutional right. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कुछ ऐसे राइट्स होते हैं, ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने पढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये मानना था इससे पहले कि फंडामेंटल राइट्स को ना आप इमरजेंसी के केसेस में, नेशनल इमरजेंसी के केसेस में हटा सकते हो। इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन यू एनी मोर, राइट। लेकिन यहां पर आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल रहेंगे जिनको आप कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। Even though there is an emergency going on, you can't suspend 2021. बाकी सब राइट टू लाइफ आप नहीं सस्पेंड कर सकते। आपने राइट टू फ्रीडम मेरे साथ पढ़ा था, है ना, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल्स थे उसमें। ओके, उसमें से 20 और 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड इवन इफ देयर इज एन इमरजेंसी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो द नेक्स्ट कैटेगरी 73rd एंड 74th, ये मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। इंडिया में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में सब जानते हैं, राइट। गांव में होती है पंचायत, थोड़ी छोटी अगर टाउन्स टाइप होते हैं वहां पे होती है म्यूनिसिपैलिटीज, और अगर बड़े सिटीज होते हैं वहां पे होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यहां पर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पहले सेंट्रल थी, फिर सेंट्रल के साथ स्टेट गवर्नमेंट थी, है ना, स्टेट लेवल्स पर, और लोकल लेवल पर लाने के लिए आपने म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत बनाई। इंडिया में काफी पहले से म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत थे, लेकिन उसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया वो दिया यहां पर 73rd और 74th अमेंडमेंट ने। इन्होंने दो नए शेड्यूल्स ऐड किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। शेड्यूल 11 टॉक्स अबाउट पंचायत व्हिच वाज ब्रॉट बाय द 73rd अमेंडमेंट। इसी जिस दिन 73rd अमेंडमेंट आया था दैट वाज 24th अप्रैल। तो 24th अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायती राज डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ओके, एंड 74th अमेंडमेंट भी इसी के साथ आया था, और दैट इज बेसिकली फॉर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, म्युनिसिपल पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब में। यहां पर यह भी देखा गया कि रिजर्वेशन फॉर SC STs वर आल्सो डन एंड 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। आपने अभी हाल ही में विमेन रिजर्वेशन बिल या विमेन रिजर्वेशन एक्ट के बारे में सुना होगा, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा उसके बारे में आज की क्लास में, राइट। तो ये 1/3 सीट्स वुमेन के लिए उसी समय से रिजर्व कर ली गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या फिर म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत में। ये पहले से ही प्रोविजन है जब से ये अमेंडमेंट्स आए हैं, 73rd एंड 74th, 11th एंड 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर आया 84th अमेंडमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट में बोला था कि भाई 1971 पे जो सेंसस हुआ है और जो डिलिमिटेशन हुआ है वो बाउंड्रीज 2001 तक रहेंगी, 2001 के सेंसस तक रहेंगी। बट 2001 का सेंसस भी आ गया, है ना। तो 2001 के सेंसस में ये बोला गया कि अब अगले 2026 तक, है ना, 2026 के बाद में जो अगला सेंसस होता है, मतलब इसमें लिखा गया था कि भाई अगले 25 साल तक अब फिर से बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ की जाएंगी, राइट। तो अगले 25 साल के बाद में जो सेंसस होगा तब की जाएगी। तो 2001 से 25 साल क्या होता है? 2026, और उसका अगला सेंसस कौन सा होता है? 2031, है ना, क्योंकि सेंसस 2001, 2011, 2021, 2031 ऐसे ही होते हैं।
ओके तो इसको याद करने के बहुत आसान तरीका है, 42nd अमेंडमेंट टॉक्ड अबाउट 1971 में सीधे 2001 में होगी, उसका डबल 84th अमेंडमेंट टॉक्ड अबाउट कि 2001 से अब सीधे 2026 के बाद ही होगी, है ना। तो अभी वो 2001 वाला ही डिलिमिटेशन चल रहा है इंडिया में फिलहाल, राइट, एटलीस्ट टिल 2026 और यू कुड से एटलीस्ट टिल 2031 वही चलता रहेगा, राइट। देन केम 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आपको एक देश को आगे बढ़ाना है तो। सो राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। सो एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब जो प्राइमरी स्कूल्स में जब आप होते हो 6 to 14 ईयर्स, 8th स्टैंडर्ड तक बेसिकली, यू हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आप देखो कि इंडिया की सारी सरकारी स्कूलों में फ्री एजुकेशन होती है, इट इज कंपल्सरी ऑल्सो। अब कंपल्सरी का क्या मतलब है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने भेजना ही पड़ेगा, अगर वो पढ़ाने नहीं भेजेंगे इट इज एन ऑफेंस, ठीक है। सबको पढ़ाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं कि आपने अपने खेतों में काम करने लगा दिया या दुकान पे बिठा दिया। 14 साल तक बच्चों को पढ़ाओ एटलीस्ट, उससे ज्यादा पढ़ाओ तो और भी अच्छी बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर जो फंडामेंटल राइट बना है ना, उसके अंदर एक लॉ भी आया विच इज राइट टू एजुकेशन एक्ट ऑफ 2009। इसको 2010 से एनफोर्स किया गया था। इसमें काफी अच्छे प्रोविजन दे रखे है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार हमको पता नहीं होती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ना, वहां पर भी 25% सीट्स इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स के लिए होती है। बट अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हो तो आप 25% बच्चे नहीं देखोगे अपनी क्लास में वैसे, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है और लोग ना इसको जल्दी एप्लीकेबल करते नहीं है। तो आप जब आगे जाकर लॉयर बन जाओगे, लॉ स्टूडेंट बन जाओगे, इस पर आप डेफिनेटली काम कर सकते हो थोड़ा ज्यादा इसको पढ़ के। सो आर्टिकल 21 के साथ आर्टिकल 21A बनाया गया विच इज राइट टू एजुकेशन अंडर द 86th अमेंडमेंट, ठीक है। इट्स एक्चुअली आई थिंक दिस इज 2002, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, दिस इज 2002, इसको आप चेंज कर सकते हो। देन केम द 99th वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट या सिलेक्शन कैसे होगा, ये एक हमेशा से बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है, क्योंकि इसका अभी तक अगर आप देखो फॉर द लास्ट 30-40 इयर्स पॉलिटिक्स का ज्यादा लेना देना नहीं है। पॉलिटिक्स मतलब द पार्लियामेंट हैज गॉट नथिंग, मतलब उसके अंडर जो पॉलिटिक्स होती है वो तो अलग ही बात है, लेकिन पार्लियामेंट का या लेजिस्लेचर डज नॉट अपॉइंट पीपल टू दी जुडिशरी और एटलीस्ट टू दी सुप्रीम कोर्ट वाला जो हायर जुडिशरी होता है, राइट। कैसे किया जाता है, इट इज डन थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड द कोलिजियम सिस्टम वेयर द जजेस देमसेल्फ डिसाइड कि भाई अगला कौन आएगा। पार्लियामेंट का मानना है कि इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ बायस और फेवरिज्म, कि आप लोग अपने हिसाब से जो आपके गुड बुक्स में होता है आप उसी को करते हो। ऑन द अदर हैंड जजेस का मानना है कि अगर पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगा तो इट वुड लीड टू लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, तो सरकार के हिसाब से जजेस आएंगे जो सरकार के फेवर में जजमेंट देंगे। तो दोनों अपना अपना पॉइंट दोनों का ही सही है। तो सरकार अपना पॉइंट रखने के लिए दे ब्रॉट द 99th अमेंडमेंट इन 2014 where they introduced something called the National Judicial Appointments Committee, NJAC, National Judicial Appointment Committee, wherein they said कि जो भी अब अपॉइंटमेंट्स होंगे टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट वुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट, ताकि इसको ज्यादा आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए, राइट। तो इसको कह सकते हो कि इस कमीशन को लाया गया, बट देन इट वाज रिपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इन 2015। तो ये अभी नहीं रहा है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ही डिलीट कर दिया कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ बायसेस एंड वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस अमेंडमेंट इज इनवैलिड और अल्ट्रा वायरस, मतलब दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज 102nd। 102nd और 105th अमेंडमेंट को हमेशा साथ में पढ़ते हैं, बिकॉज 102nd अमेंडमेंट आया था, फिर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसने इसको गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए 105th अमेंडमेंट पार्लियामेंट वापस लेकर आया। 102nd अमेंडमेंट में क्या बोला था कि जो एक हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना हुआ है, इट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू नोटिफाई द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC, फॉर एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो इसका क्या मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जो ओबीसी लिस्ट होती है, खासकर ओबीसी लिस्ट की अगर हम बात करें, है ना, तो वो एक स्टेट की भी होती है और वो सेंटर की भी होती है। सेम गोज फॉर SC/ST लिस्ट ऑल्सो, वो स्टेट की भी होती है, सेंटर की भी होती है। एसटी तो जनरली सेंटर की होती है, बट स्टेट काफी सारी चीजें रेकमेंड करता है। अब यहां पर कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद एक मराठा रिजर्वेशन करके एक आया था महाराष्ट्र में, उसमें इन्होंने बोला कि स्टेट के पास पावर ही नहीं है, स्टेट डज नॉट हैव द पावर टू गिव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज अगर आपका जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन देना चाहते हो, अगर प्रेसिडेंट की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, मतलब सेंट्रल लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो आप दे ही नहीं सकते। तो पार्लियामेंट को लगा कि हम 102nd अमेंडमेंट में ये नहीं बोलना चाह रहे थे, है ना, हम ये बोलना चाह रहे थे कि दो लिस्ट होंगी, बट प्रेसिडेंट की लिस्ट में आप रिकमेंड कर सकते हो एज अ स्टेट, राइट। तो इसीलिए यहां पर 5th अमेंडमेंट 105th अमेंडमेंट को लाया गया बाद में। 105th अमेंडमेंट क्यों लाया गया?
क्योंकि यहां पर जो कोर्ट का जो 102nd अमेंडमेंट था उसको क्लैरिफाई करने के लिए, तो यहां पर पार्लियामेंट ने बोला कि बोथ यूनियन एंड स्टेट दे विल हैव द पावर टू रिकॉग्नाइज कि कौन ये SEBC रहेंगे। तो अगर मैं एज अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किसी को SEBC बोल रहा हूं तो मैं अपने स्टेट में उनको रिजर्वेशन दे सकता हूं। दैट इज सोनली द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हो कि स्टेट्स में 671 से ज्यादा कम्युनिटीज है जो सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, और यूनियन गवर्नमेंट में इतनी कम है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अगर यूनियन गवर्नमेंट में 10 है तो यहाँ पर 671 ज्यादा है उससे, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट वाइज गवर्नमेंट को ज्यादा पता चलता है ना कि उनके स्टेट में कौन सी कम्युनिटी डाउन ट्रॉडन है। मतलब इट कुड बी कॉल्ड वोट बैंक पॉलिटिक्स आल्सो एट टाइम्स, बट दोनों को अपने अपने पावर्स दे रखे हैं। तो 105th अमेंडमेंट ने 102nd अमेंडमेंट को क्लैरिफाई किया, राइट। अब मैं क्योंकि 102 से कूदकर 105 पे आ गया तो एक बहुत बीच का अमेंडमेंट रह गया, विच इज द 103rd अमेंडमेंट। 103rd अमेंडमेंट टॉक्स अबाउट द EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो अभी तक जो रिजर्वेशन इंडिया में मिलता आया था दैट वाज फॉर SC, ST एंड OBC कैटेगरी। बेसिकली दीज आर ऑल कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एन इकोनॉमिकली बेस्ड रिजर्वेशन, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन और इनकम बेस्ड रिजर्वेशन वाज ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग द अनरिजर्व्ड कैटेगरी। मतलब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनमें से जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, राइट, तो उनको रिजर्वेशन 10% यहां पर दिया गया। इंदिरा सोनी केस में ये बोला गया था दैट योर रिजर्वेशन सीलिंग कैन नॉट गो बियॉन्ड 50%, कि आप जितना भी रिजर्वेशन दो मैक्सिमम 50% जाना चाहिए। पार्लियामेंट ने यहां पर बोला कि दिस इज ओवर एंड अबव दैट, तो 50% जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके ऊपर 10% EWS भी दे सकते हैं, ये पार्लियामेंट का मानना था, राइट। तो यहां पर इस पर बहुत बड़ा एक केस भी हुआ था, 2023 में इस पर जजमेंट आया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि EWS इज नॉट अ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, जो इंदिरा सोनी का वायलेशन नहीं है। अगर 10% आप ऊपर रिजर्वेशन दे रहे हो टू द जनरल कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ देयर इनकम। जनरली ये देखा गया है कि EWS उन लोगों को माना जाता है जिनकी फैमिली इनकम साल की 8 लाख से कम है। ऐसे कई बार बोला जाता है कि इसको स्टेट बेसिस पर रखना चाहिए, क्योंकि somebody in a state like थोड़ा सा अगर वो स्टेट है जहां पर लो इनकम स्टेट्स है, अगर हम बिहार की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हम झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहां पर 8 लाख इज अ गुड इनकम। बट अगर हम जैसे मुंबई जैसी जगह की बात करें जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में 8 लाख इज नथिंग। EWS शुड बी ऑन अ स्टेट टू स्टेट बेसिस, ऑल्दो अभी तक तो इसको 8 लाख ही कर रखा है, हो सकता है आगे जाकर चेंज करें। द लास्ट अमेंडमेंट वी गोना टॉक अबाउट इज 106th अमेंडमेंट, जो रिसेंटली लाया गया, जहां पर विमेन को, मैंने आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट बताया था कि पंचायत में और म्युनिसिपैलिटीज में तो हमेशा वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिला था। अभी स्टेट असेंबलीज में, मतलब स्टेट की गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट में, विच इज लोकसभा, वहां भी मिलेगा। सो 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड 1/3 ऑफ द SC सीट्स आल्सो विल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। दिस एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू बी डन फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, ताकि वुमेन को एक रिप्रेजेंटेशन शुरुआत में मिल सके और बाद में वो अपनी मेरिट पर फिर पार्लियामेंट में इलेक्ट हो सके। लेकिन अब वही है कि एक बार इंडिया में रिजर्वेशन आता है तो वो जनरली जाता नहीं है, बिकॉज इट काइंड ऑफ बिकम्स अ वोट बैंक पॉलिटिक्स काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। इसको अभी तक अप्लाई प्रॉपर्ली नहीं किया गया, कौन से साल से आएगा बहुत गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, बट इसको लाया जाएगा इन वेरी नियर फ्यूचर फॉर श्योर, फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। अब आगे जाकर क्या होगा वो हम खुद ही समझेंगे व्हेन एवर दोस 15 ईयर्स आर ओवर। तो अभी तक के सारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। आई होप इट वाज यूजफुल। दिस एपिसोड 6 टॉक्ड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट यू नीड टू नो। ठीक है, हम लोग और भी कुछ डिस्कशंस करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट एपिसोड, तो स्टे ट्यून्ड। उसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं which is 12minutestoclat.com। You can also download our app from the Play Store, जहां पर आपको 12 minutes to clat लिखोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा, जहां पर हम बहुत एक्साइटिंग आपके लिए कोर्सेज, स्टडी मटेरियल वगैरह लेकर आए हैं। तो वेरी वेरी यू कुड से एफिशिएंट, वेरी वेरी अफोर्डेबल एज वेल फॉर यू। तो आपकी प्रेपरेशन को बहुत ही स्ट्रीमलाइन और आसान करने के लिए वी हैव अ कंप्लीट प्लान फॉर यू एंड वी हैव यू कवर्ड। आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच गाइस। Keep smiling, keep working really hard, and I hope you guys had made very good notes of it. All the best.